नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 1 जून से 15 जून 2025 की समसामयिक घटनाओं का तीसरा और अंतिम भाग होगा, जिसमें आज खेलकूद तथा बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रमों को आपके समक्ष मैं सरलतम तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आज पहला भाग है, पहला खंड है खेल से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। और जिसका पहला न्यूज है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में। तो अब बताता चलूं कि इसके 26वें संस्करण का आयोजन जो है दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में आयोजित हुआ है, यानी कि इसका आयोजन जो है दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में किया गया था। और भारत ने इसमें इस चैंपियनशिप में 24 पदकों के साथ प्रतिस्पर्धा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है याद रखिएगा, इसमें 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए हैं भारत के द्वारा। और शीर्ष पदक प्राप्त करता देश जो रहा है वो चीन रहा है, यानी चीन के बाद भारत जो है 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर प्रतिस्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो है रोहित शर्मा बन गए हैं। और वैश्विक स्तर पर आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में क्रिस गेल के बाद रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर है। इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखिएगा कि अगर आईपीएल में खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज का बात किया जाए तो उसमें रोहित शर्मा पहले स्थान पर है, जिन्होंने 300 छक्के लगाए हैं। और अगर आईपीएल खेलने वाले सारे वैश्विक खिलाड़ियों को अगर सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो उन सामूहिक रूप से वैश्विक खिलाड़ियों में जो है रोहित शर्मा क्रिस गेल के बाद जो है दूसरे स्थान पर है। इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि हाल फिलहाल में ही 18वां आईपीएल संस्करण जो है समाप्त हुआ है, तो उससे संबंधित सारे तथ्यों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि इसका आयोजन का तिथि जो है ये 22 मार्च से 3 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन का तिथि 22 मार्च से 3 जून तक है, और ये आईपीएल का 18वां संस्करण था। और इसका प्रायोजक जो है वो टाटा ग्रुप रहा है। और इस बार की विजेता जो है वो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रही है, जिसके कैप्टन रजत पाटीदार थे। और उप विजेता पंजाब किंग्स रही है, जिसके की कैप्टन श्रेयस अय्यर है। जहाँ तक पुरस्कार राशि की बात की जाए तो विजेता को 20 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है, और उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। और इसके जो फाइनल मैच का जो वेन्यू था, यानी फाइनल मैच जिस ग्राउंड पर हुआ था वो अहमदाबाद था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो कृणाल पांड्या है, तो इस नाम को भी याद रखिएगा। और ऑरेंज कैप का बात किया जाए, जो कि पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए जाने के लिए दिया जाता है, वो साई सुदर्शन को दिया गया है। और पर्पल कैप जो है, जो कि पूरे प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है, वो प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया है। और इस आईपीएल इस संस्करण में जो है सबसे अधिक यानी सर्वाधिक जो स्ट्राइक रेट रहा है पूरे सीजन का, तो वैभव सूर्यवंशी का रहा है। तो ये कुछ आईपीएल के 18वें संस्करण से संबंधित कुछ की पॉइंट्स है, कुछ तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में एक खिलाड़ी है जिनका नाम है प्रदीप नरवाल। इसने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कबड्डी से है। और ये प्रो कबड्डी लीग के काफी चर्चित स्टार रहे हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, जिन्होंने हाल हाल फिलहाल में कबड्डी से संन्यास किया है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, जो है नॉर्वे शतरंज वर्ष 2025 का नॉर्वे शतरंज। तो पुरुष वर्ग में अगर विजेता का बात किया जाए तो मैग्नस कार्लसन रहे हैं। और मैग्नस कार्लसन का यह 7वां खिताब था कुल मिलाकर। और अगर शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता का बात किया जाए पुरुष वर्ग में, तो इसमें मैग्नस कार्लसन पहले स्थान पर रहे हैं, उसके बाद फैबियानो कारुआना, और तीसरे स्थान पर भारत के डी लुकेश रहे हैं। और अगर महिला वर्ग में बात किया जाए तो महिला वर्ग में इस वर्ष की विजेता नॉर्वे शतरंज की रही है अन्ना मुजीचुक, संबंध जो है जो कि यूक्रेन की है। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा।
अगली न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो है हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में हाल ही में जो है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है, और महेंद्र सिंह धोनी भारत की तरफ से हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस नंबर को भी याद रखिएगा कि कुल मिलाकर 11 भारतीय खिलाड़ी को अभी तक आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और 11वें स्थान पर कौन है? 11वें स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी है। और थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेंगे जब तक किन खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों में शामिल किया गया है उनके नाम क्रमशः क्या क्या है। तो सबसे पहले सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सबके नीचे वर्ष भी डाला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए अनिल कुंबले, को 2015 में शामिल किया गया था। राहुल द्रविड़ को 2018 में शामिल किया गया था। सचिन तेंदुलकर जिनको 2019 में शामिल किया गया। वीनू माकंड जो 2021 में शामिल किए गए। और आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में भारत की तरफ से शामिल होने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर थी, वो भी ध्यान रखिएगा, उनका नाम था डायना एडोल्जी। तो ये 2023 में शामिल की गई थी, तो इस नाम को भी याद रखिएगा। और वीरेंद्र सहवाग को उसी वर्ष 2023 में इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद एक और महिला क्रिकेटर जिनका नाम नीतू डेविड रहा है, उनको वर्ष 2024 में इसमें शामिल किया गया है। और फाइनली 2025 में जो है, जो कि अंत नहीं है, आगे और भी खिलाड़ी को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन इस वर्ष के लिए एम एस धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भारत की तरफ से कुल 11 खिलाड़ी थे। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इस वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में कुल वैश्विक स्तर पर कितने क्रिकेटर्स को इसमें शामिल किया गया है। तो ये इन तथ्यों पर ध्यान दिया कि इस वर्ष कुल आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, यानी कि 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें 5 पुरुष खिलाड़ी हैं और 2 महिला खिलाड़ी हैं। अब उन 7 खिलाड़ियों के बारे में उनका नाम थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत से जहां तक बात किया जाए, महेंद्र सिंह धोनी, दक्षिण अफ्रीका से हासिम अमला को इसमें स्थान दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू फेडेन को, फिर एक और दक्षिण अफ्रीका से किंग स्मिथ को, न्यूजीलैंड से डैनियल विगोरी को, पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर है सना मीर को स्थान दिया गया है, और इंग्लैंड से सारा टेलर को, जो कि एक और महिला क्रिकेटर है, तो इसमें स्थान दिया गया है। तो इस वर्ष ये 7 खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो भी ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि आईसीसी की बात की जा रही है, थोड़ा सा हम आईसीसी के बारे में भी देख लेंगे कुछ तक। इसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। और इनका आईसीसी कैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मुख्य कार्य की अगर बात किया जाए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियम कानून बनाना और उन्हें लागू करना, इसके साथ जो है विश्व कप, T20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे वैश्विक टूर्नामेंट का आयोजन करना या उन्हें वैश्विक स्तर पर आयोजित करना। तो आईसीसी से संबंधित कुछ तथ्य डाले गए हैं, उनको भी ध्यान में। इस तरह से हमारा एक सेगमेंट जो है, जो कि सेकंड लास्ट सेगमेंट था इस वीडियो का, वो समाप्त होता है, जो कि खेल से संबंधित था। अब हम लोग आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, जो कि इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट है। और इस सेगमेंट का जो पहला न्यूज है वो है कि हाल ही में बिहार सरकार ने पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम को 30 वर्षों के लिए बीसीसीआई को लीज पर सौंप दिया है। काफी दिनों से ये चल रहा था कि मोइनुल हक स्टेडियम को किस तरह से डेवलप किया जाए। तो अब फाइनली जाकर वो डिसीजन जो है हम लोगों के सामने है कि मोइनुल हक स्टेडियम को 30 वर्षों के लिए, ध्यान रखिए, 30 वर्षों के लिए बीसीसीआई को लीज पर सौंप दिया गया है। अच्छा, ये जो समझौता किया गया है, इस समझौते के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु है उनको हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। लीज का अवधि जो है 30 वर्ष है, और पहले यानी कि पहले 7 वर्षों के लिए किराया जो है वो सिर्फ 1 रुपए प्रति वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहले 7 वर्षों के लिए किराया जो है वो मात्र 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से तय किया गया है, निर्धारित किया गया है। और 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद जो है अगले 23 वर्षों तक जो भी लाभ होगा उसमें 50% हिस्सा जो है बिहार सरकार को दिया जाएगा, और 50% हिस्सा जो है वो बीसीसीआई रखेगी। ये ध्यान रखिएगा, पहले 7 वर्षों के लिए मात्र 1 रुपए प्रति वर्ष है, और 7 वर्ष की समाप्ति के बाद अगले 23 वर्ष तक
चूंकि लीज को जो है 30 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, तो अगले 23 वर्ष जो लाभ होगा उसमें 50% हिस्सा बिहार सरकार को भी दिया जाएगा। और इस स्टेडियम का जो विकास किया जा रहा है, तो इसमें दर्शकों की जो प्रस्तावित क्षमता होगी वो 40,000 होगी। यानी जो भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाए जाएंगे तो उनमें जो दर्शक होंगे तो संख्या इसमें तय की गई 40,000। और इसका निर्माण जो है इसी वर्ष जो है अगस्त महीने में शुरू कर दिया जाएगा और संभवतः यह अगले वर्ष जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा। न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यह कि हाल ही में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिनों की संख्या देश की कुल डॉल्फिन आबादी का 35% है। तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है कि वर्तमान में भारत में जितनी जो डॉल्फिन है नदियों है उनमें कुल डॉल्फिन आबादी का 35% जो है वो बिहार की नदियों में पाई जाती है। और भारत में कुल जो है इस समय गणना किए गए हैं 6327 जो है नदी डॉल्फिन है, जिनमें से लगभग 2220 जो है अभी वर्तमान में बिहार में पाई जाती है। और बिहार में डॉल्फिन जो है गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी, महानंदा, कमला बलान और बागमती नदियों में पाई जाती है। ये कुछ नदियां हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक अगर डॉल्फिन का आबादी का बात किया जाए भारत में, तो जो शीर्ष 4 राज्य जो है कि यहाँ की नदियों में डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, बिहार जो है दूसरे स्थान पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है और असम जो है चौथे स्थान पर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही इसमें से एक और तथ्य को ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2009 में जो है केंद्र सरकार ने इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, इसको घोषित किया था। यानी कि इसको मारना जो है अब, यानी इसका जो शिकार है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक बिहार का बात किया जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन को जो है सोंस के नाम से जाना जाता है। अगले न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कि हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस विपिन मनु भाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की है। तो ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है जो बिहार से संबंधित है कि गुजरात इसकी वर्तमान में जो है पटना हाई कोर्ट के जो है 46वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा। तो नाम याद रखिएगा, विपिन मनु भाई पंचोली को। और इससे पहले ये गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुके हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने 45वें कार्यवाहक न्यायाधीश आशुतोष कुमार का स्थान लिया है। तो इस नंबर को भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय के बारे में बात की जा रही है तो उसके बारे में हम देख लेंगे। इसकी स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को की गई थी। और इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे सबसे पहले सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स चैमियर थे। तो ये नाम याद रखिएगा कि पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे पटना उच्च न्यायालय के वो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स चैमियर थे। और इसका जो भवन था यानी पटना उच्च न्यायालय का जो भवन है वो वायसराय सर चार्ल्स हार्डिंग द्वारा बनवाया गया था। तो ये नाम भी ध्यान रखना है। और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं जो मैक्सिमम स्वीकृत पद है उनकी संख्या जो है 53 है। और पंडित लक्ष्मीकांत झा जो है स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। इन दोनों तथ्यों को हमें विशेष ध्यान देना है। जो इसके पहले न्यायाधीश थे वो मेनार्ड डेस जेम्स चैमियर थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी वो स्वतंत्रता से पहले थे और स्वतंत्रता के बाद इसके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। तो ये नाम भी हमें ध्यान रखना है। और अगर महिला का बात कर लिया जाए तो रेखा दोषी जी पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। कुछ और अन्य तथ्यों को हम देखेंगे कि ज्ञान सुधा मिश्रा बिहार से सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। तो इसका हालांकि पटना उच्च न्यायालय से कोई संबंध नहीं है,
लेकिन फिर भी इस तथ्य को ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार से ज्ञान सुधा मिश्रा जो है वो पहली महिला न्यायाधीश थी। और सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो था वो सर थॉमस फ्रेडरिक डॉसन मिलर का रहा है। पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इसमें जितने भी उच्च न्यायाधीश रहे हैं उनमें सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो रहा है वो सर थॉमस फ्रेडरिक डॉसन मिलर का रहा है। और सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा है वो श्री भगवती प्रसाद झा का रहा है, जो सुबह सुबह नियुक्त किया गया था और ये दोपहर को रिटायर हो गए थे। तो इनका कार्यकाल जो है कुछ घंटों का रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा कार्यकाल श्री भगवती प्रसाद का। और पटना, साथ ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि पटना उच्च न्यायालय ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, ध्यान रखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को दो मुख्य न्यायाधीश यानी जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिए हैं जो मूल रूप से बिहार के होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो कि क्रम से देखा जाए तो छठे सीजेआई थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, इनका संबंध बिहार से था। और न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा, जो कि 24वां सीजेआई थे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के, जिनका संबंध बिहार से था। और ये दोनों इसके पहले अपनी सेवाएं जो है पटना उच्च न्यायालय में दे चुके थे। तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा जिन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को दो न्यायाधीश दिए हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये बात स्थापित हो जाता है कि बिहार ने अब तक पटना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को दो सीजेआई यानी दो मुख्य न्यायाधीश दिए हैं। दोनों का नाम है न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो कि क्रम से छठे सीजेआई थे, और न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा, जो कि क्रम से 24वें सीजेआई। इन नामों को भी ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम पढ़ेंगे, जो है हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10वीं बैठक में, ध्यान रखिएगा जो 10वीं बैठक आयोजित की गई थी इस वर्ष नीति आयोग की नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में, तो उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र से 90% हिस्सेदारी देने की मांग की है। यानी जितने भी केंद्रीय योजनाएं जो कि बिहार में स्थापित किए जाएंगे या प्रस्तावित हैं, अब से पहले उनमें अधिकांश योजनाओं में 40% जो है बिहार को देना पड़ता था और 60% केंद्र सरकार को देती थी। लेकिन इस बार जो है ये प्रस्ताव रखा गया है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, जो उप मुख्यमंत्री जो है साथ ही है बिहार के समय वित्त मंत्री भी है। तो उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भी केंद्रीय योजना के मध्य में 90% हिस्सेदारी जो है केंद्र दे और 10% हिस्सेदारी जो है बिहार कंट्रीब्यूट करेगा, बिहार उसमें देगा। इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश पर बिहार सरकार ने दो और आयोगों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, जिनके नाम है महिला आयोग और बाल श्रमिक आयोग। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ये हाल ही का घटना है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश पर जो है बिहार में दो और आयोगों का जो है आयोगों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें एक महिला आयोग है, दूसरा बाल श्रमिक आयोग है। महिला आयोग के लिए समस्तीपुर निवासी सुश्री अप्सरा को अध्यक्ष बनाया गया है और बाल श्रमिक आयोग के लिए पूर्णिया निवासी अशोक कुमार को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई है। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, दो आयोग का पुनर्गठन और आयोग के पुनर्गठन के साथ ही दोनों में अध्यक्ष के पद पर जो सुशोभित किया गया है वो दो नाम भी हमें ध्यान रखना है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि इस सेगमेंट का आखिरी न्यूज है कि हाल ही में बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजातियों, स्वर्ण जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए 3 अलग अलग राज्य आयोगों का गठन किया है। ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसे सवाल बनाया जा सकता है किनके लिए, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स, स्वर्ण जातियां और अल्पसंख्यक समुदाय जो माइनॉरिटीज होता है। इन 3 समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और विकास के लिए 3 अलग अलग राज्य आयोग, ध्यान रखना है, राज्य आयोग का गठन किया गया है। अब बारी बारी से देखेंगे कि इनमें अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किन्हें किया गया है। तो सरकार द्वारा गठित 3 आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है।
और सभी सदस्यों का कार्यकाल जो होगा पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये तीनों तीनों ही समुदायों से जो राज्य आयोग होंगे, वो जो सदस्य जितने भी पदभार ग्रहण करेंगे उनका कार्यकाल जो होगा 3 वर्षों तक रहेगा। बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं और अध्यक्ष जो है इस शैलेंद्र कुमार को बनाया गया है। तो ये नाम हमें ध्यान रखना है। अब स्वर्ण आयोग का बात किया जाए तो इसमें कुल 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं और इनका अध्यक्ष जो है महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। और अल्पसंख्यक आयोग में कुल 11 सदस्य नियुक्त किए गए और इसका अध्यक्ष जो है गुलाम रसूल पंजाबी को बनाया गया है। इन सारे राज्य आयोग का गठन किया गया है, उनके अध्यक्ष का नाम काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ हमारा आज का जो है वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भी कुछ सेगमेंट्स बच गए थे जिनको आज मैंने खत्म कर दिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे प्रयासों को सराहने के लिए कोशिश करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर कोई आपका कीमती सुझाव होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में सुझाव को अवश्य ड्रॉप करिएगा। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।